स्वागत है आप सभी लोगों का चैप्टर नंबर 3 में रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कंपलसरी इस चैप्टर से तो मिनिमम आते हैं, आप 3 भी पकड़ सकते हो। डिस्क्रिप्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें से 4 या 5 मार्क के एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं, मिक्स्ड एमसीक्यू भी मिलते हैं, इंडिविजुअल एमसीक्यू भी मिलते हैं। चैप्टर 3 ये एक ऑडिट का बहुत इंपॉर्टेंट हार्ट वाला चैप्टर है। ठीक है, डन। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 3, आई वांट टू लेट यू नो दैट ये एक रिवीजन सीरीज है, ये फास्ट होने वाली है। ये क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम लोग ले रहे हैं, प्लस आपकी थोड़ी बहुत लर्निंग हो जाए और आपको आंसर समझ जाए उसके लिए ले रहे हैं। आपको अगर हमारा क्वेश्चन बैंक चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक है, वहां जाके आपको हमारे नोट्स और क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक में 2024 से अभी तक के सारे आरटीपीज, पीवाईक्यूज और मॉडल टेस्ट के आई से ये क्वेश्चन सब कुछ इसमें कवर्ड है। अगर आपको रेगुलर लेक्चर देखना है तो आपको कोर्स परचेस करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करके आप कोर्स को परचेस कर सकते हो। आपको 65 to 70 आवर्स में हमारा रेगुलर लेक्चर मिलेगा और लेक्चर का जो इंडेक्स है वो हमारे नोट्स के इंडेक्स में उसके लेक्चर आवर्स लिखे हैं कि कौन सा चैप्टर कितने आवर्स का है। ठीक है, आपको अगर लेक्चर बाय करना है तो आप लिंक पे जाके लेक्चर बाय कर सकते हो और अपने ऑडिट के स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। हमारे लेक्चर की खासियत यह है कि लेक्चर में सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन हम उनको लिखवा के लर्न करवा रहे हैं। ठीक है, वी डोंट बिलीव इन लॉट ऑफ मिनोमिक्स। ठीक है, हमारा मानना यह है कि बहुत सारे मिनोमिक्स से स्टूडेंट सिर्फ मिनोमिक ही लर्न करते रहता है, कहीं ना कहीं लॉजिक और कंसेप्ट भूल जाता है। इसके लिए हमने स्क्रिबलिंग टेक्निक यूज करके, राइटिंग प्रैक्टिस यूज करके हमने लर्निंग कराई है। तो 65 to 70 आवर्स के लेक्चर्स है और 12 से 15 घंटे की ये क्वेश्चन बैंक की सीरीज है, इसलिए 80 to 85 आवर्स में आपका पूरा ऑडिट हो जाएगा। ओवर लेंथी लेक्चर्स 120 आवर्स, 130 आवर्स, 140 आवर्स कोई सेंस नहीं है। ठीक है, प्रॉपर पढ़ाई करना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना, यही इंपॉर्टेंट ऑडिट के लिए। अल्टीमेटली ऑडिट में सेल्फ स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन ओनली वॉचिंग लेक्चर। बिना टाइम वेस्ट करे लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1, सतरंगा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स। ठीक है, क्या बना रहे हैं? पिकल्स बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं। द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव प्लान्ड ऑडिट प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर ने प्लान कर लिया है कि मैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे चेक करने वाला हूं। Despite that, there is a possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by a planned audit procedure. लेकिन भले ही revenue recognition के लिए audit procedure planned है, लेकिन एक possibility है कि हम misstatement detect ना कर पाए planned audit procedure लगाने के बावजूद। Identify and explain that particular risk in detail. इस रिस्क को आप डिटेल में हमें एक्सप्लेन करिए। देखते हैं। There is a possibility that planned audit procedure may not achieve desired result. ठीक है, कि जो planned audit procedure से हमें desired result ना मिले, इसकी possibility हर बार रहती है। And fail to detect misstatements in revenue recognition. Such a risk is referred to as detection risk. और इस रिस्क को कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क मतलब क्या? हमने हमारे लेक्चर में पढ़ा था कि ऑडिटर प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट ना कर पाए, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। ऐसे 200 डिफाइंस डिटेक्शन रिस्क एज द रिस्क दैट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर टू रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल विल नॉट डिटेक्ट अ मिसस्टेटमेंट दैट एग्जिस्ट एंड दैट कुड बी मटेरियल आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेटेड विद अदर मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, कि प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी, ताकि ऑडिट रिस्क एक्सेप्टेबली लो लेवल पे हो जाए, उसके लिए हम लोग लगाते हैं प्रोसीजर। वो प्रोसीजर लगाने के बावजूद भी आप कुछ मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे 200 बोलता है डिटेक्शन रिस्क मतलब सिंपल, प्रोसीजर लगाने के बाद में भी हम मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाए जो इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी यूजेस सर्टेन ऑडिट प्रोसीजर फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एंड रिड्यूसिंग द ऑडिट रिस्क। ठीक है, ऑडिटर प्रोसीजर अप्लाई करता है, क्यों? ताकि उसको एविडेंस मिले और ऑडिट रिस्क को वो कम से कम कर पाए। बट स्टिल, लेकिन फिर भी देयर विल रिमेन अ रिस्क दैट ऑडिट प्रोसीजर्स यूज्ड बाय द ऑडिटर may not be able to detect misstatement which by nature is material। लेकिन फिर भी रिस्क रहेगा कि भले ही प्रोसीजर लगे हैं, फिर भी ऑडिटर कुछ मिसस्टेटमेंट ना डिटेक्ट कर पाए जो कि मटेरियल हो सकते हैं इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट में, और इस रिस्क को कहा जाता है डिटेक्शन रिस्क। फिर से उसने वही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
डिटेक्शन रिस्क में दो चीज होती है, एक सैम्पलिंग रिस्क और एक नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क सिंपल है। सैम्पलिंग रिस्क मतलब सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल, सैंपल को टेस्ट करके जो कंक्लूजन ऑडिटर बना रहा है may be different from the conclusion if entire population were subjected to the same audit procedure। जो सैंपल को टेस्ट करके आपने कंक्लूजन बनाया वो डिफरेंट होगा अगर आप पूरे पॉपुलेशन को चेक करके कंक्लूजन बनाते तो। अगर ये दोनों कंक्लूजन में डिफरेंस है दैट मींस सैंपलिंग रिस्क है, क्योंकि हम सैंपल को टेस्ट करते हैं और सैंपल के ऊपर की कंक्लूजन को मानते हैं कि यही कंक्लूजन पूरे पॉपुलेशन को लागू होगा। लेकिन अगर मान लो दोनों कंक्लूजन डिफरेंट निकले, है ना, तो उसको बोलेंगे सैंपलिंग रिस्क। इसलिए वो बोल रहा है कि सैंपलिंग रिस्क एक ऐसा रिस्क है कि ऑडिटर का कंक्लूजन बेस्ड ऑन द टेस्टिंग ऑफ सैंपल इज डिफरेंट, वुड हैव बीन डिफरेंट, नॉट इज, वुड हैव बीन डिफरेंट या मे बी डिफरेंट, डिफरेंट होता अगर पूरे पॉपुलेशन पे प्रोसीजर लगाए जाते और उस पे जो कंक्लूजन निकलता वो डिफरेंट होगा। मान लो आपने सैंपल में मान लो 100 यूनिट्स थे पॉपुलेशन में और आपने 10 यूनिट्स का टेस्टिंग किया, 10 यूनिट आपके सैंपल है, आपने बोला नहीं देयर इज नो मिसस्टेटमेंट एवरीथिंग इज प्रॉपर। लेकिन मान लो अगर आप पूरे 100 की 100 चेक करते तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिल जाता, ठीक है, तो ये कंक्लूजन डिफरेंट हो गया। अगर पूरे पॉपुलेशन को चेक किया जाए तो कंक्लूजन डिफरेंट हो रहा है, लेकिन अगर सैंपल को चेक किया जाए तो वहां पे वो बोल रहा है एवरीथिंग इज ओके। इसको बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। ऑलवेज auditor will always be in a very good position if the conclusion derived from the sample is matching with the conclusion derived from the population। करेक्ट है, डन। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या है? सिंपल, जो रिस्क सैम्पलिंग रिस्क नहीं है वो नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क दैट ऑडिटर रीचेस एन एरोनियस कंक्लूजन, ठीक है, कि ऑडिटर गलती से एक गलत कंक्लूजन दे देता है फॉर एनी रीजन, चाहे कोई भी रीजन से, नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क के अलावा कोई भी वजह से ऑडिटर कोई गलत कंक्लूजन दे देता है ना, मान लो उससे एरर हो जाता है प्रोसीजर लगाने में, मान लो उससे एरर हो जाता है एविडेंस को इकट्ठा करने में, कोई भी रिस्क अदर देन सैम्पलिंग रिस्क, ठीक है, अदर देन सैम्पलिंग के कारण, तो उसको बोलते हैं नॉन सैम्पलिंग रिस्क। चलो ठीक है, तो रिडक्शन रिस्क के बारे में हमने पढ़ लिया अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट। आईटी से जुड़े हुए रिस्क का ऑडिट के ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। In what different ways such risk can have an impact on audit of financial statement। बोलता है आईटी से जुड़े हुए रिस्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा। नटशेल में क्वेश्चन ये है, आईटी रिलेटेड रिस्क कैन हैव एन इंपैक्ट ऑन ऑडिट इन डिफरेंट वेज डिस्कस्ड एज अंडर। पहला, इसका इंपैक्ट होगा सब्सटेंसिव चेकिंग में, फिर इंपैक्ट होगा कंट्रोल्स के ऊपर, और फिर इंपैक्ट होगा रिपोर्टिंग के ऊपर। इंपैक्ट ऑन सब्सटेंसिव चेकिंग, इनएबिलिटी टू एड्रेस आईटी रिस्क may lead to non-reliance of data, ठीक है। inability to address IT risk मतलब आप IT रिस्क को एड्रेस नहीं कर पाए, IT रिस्क को कम नहीं कर पाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप डेटा पे रिलाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेटा कहां से निकल रहा है, आईटी से, कंप्यूटर से, राइट, है ना, हम लोग कंप्यूटर से डेटा निकालते हैं। अगर हम वो कंप्यूटर में रिस्क है, कंप्यूटर में मान लो वायरस घुस गया है, तो कंप्यूटर से निकले हुए जो डेटा है क्या हम उस पर भरोसा करेंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। In such a case, all information data reports would have to be tested thoroughly for their completeness and accuracy। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम से निकल रही है या आईटी से निकल रही है, उसको thoroughly टेस्ट करना पड़ेगा उनकी एक्यूरेसी के लिए। It could lead to increase in substantive checking, और इसके कारण क्या होगा, सब्सटेंसिव चेकिंग बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको आईटी से जुड़े हुए कोई भी चीजों पे भरोसा नहीं है। इंपैक्ट ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स पे इंपैक्ट क्या होगा, इट कैन लीड टू नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल। जो भी कंट्रोल ऑटोमेटेड है या सिस्टम कैलकुलेशंस है, होता है ना, आप कंप्यूटर पे एक्सेल यूज कर रहे हो, एक्सेल में आपने 2 2 2 2 लिख दिया और नीचे सम का फॉर्मूला लगा रहे हो, ये क्या है, ये सिस्टम कैलकुलेशन है। अगर वायरस घुस गया तो हम भरोसा नहीं कर पाएंगे, वायरस के कारण कुछ मिस कैलकुलेशन हो रहे होंगे तो, राइट। तो इट कैन लीड टू नॉन रिलायंस ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, सिस्टम कैलकुलेशंस एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स बिल्ट इनटू एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस के अंदर जो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है, जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स है, जो सिस्टम कैलकुलेशंस है, उन पे हमारा नॉन रिलायंस हो जाएगा और इसके कारण ऑडिट वर्क बढ़ जाएगा। इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग क्या होगा, ड्यू टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन केस ऑफ कंपनीज, इट मे लीड टू मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट इन सम इंस्टेंसेस। जो कंपनीज है
कंपनीज के केस में बहुत सारी कंपनीज को इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाने होते हैं और ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी ने जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स लगाए हैं क्या वो फाइनेंशियल कंट्रोल्स बराबर है या नहीं है। तो आपका रिपोर्टिंग पे इंपैक्ट क्या होगा कि अगर मान लो आईटी रिलेटेड रिस्क है तो हो सकता है कि आप एक मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दो कि भैया इनके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में कंपनीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग डेटा एनालिटिक्स फॉर मैनेजिंग देयर ऑपरेशंस। कंपनी दिन पे दिन डेटा एनालिटिक्स यूज कर रही है अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। ऑडिटर्स कैन ऑल्सो ऑब्टेन गुड रिजल्ट्स बाय यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। ऑडिटर भी डेटा एनालिटिक्स को यूज करके अच्छे नतीजे पा सकते हैं, अपने ऑडिट को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑडिटर्स इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करते वक्त क्या टेक्निक्स ऑडिटर यूज करते हैं, क्या टूल्स ऑडिटर यूज कर सकते हैं, एंड इन विच एरियाज डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड बाय द ऑडिटर। और कौन सी एरियाज में आप डेटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हो। ये सितंबर 24 आरटीपी का क्वेश्चन है। The tools and techniques that auditors use in applying principles of data analytics are known as CAAT, ठीक है, Computer Assisted Audit Techniques. Data analytics can be used in testing of electronic records and data residing in IT systems, ठीक है, using spreadsheets and specialized audit tools, ठीक है। पहले क्या बोलता है वो डेटा एनालिटिक्स आप कहाँ यूज कर सकते हैं, पहले तो कहाँ यूज कर सकते हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है। कहाँ यूज कर सकते हैं वो बोलता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की टेस्टिंग करते समय आप डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो, और जो भी डेटा आईटी सिस्टम में रिसाइड कर रहा है, रिसाइड मतलब आईटी सिस्टम के अंदर है ना, रिसाइडिंग मतलब अंदर है, उन डेटा को टेस्ट करने के लिए आप डेटा एनालिटिक्स की यूज कर सकते हो। और कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स है जैसे कि आईडिया, एसीएल, ठीक है, जो डेटा एनालिटिक्स परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब उसमें टेक्निक्स क्या होती है, ठीक है, देखो, टू परफॉर्म द फॉलोइंग। पहला आप क्या करते हो, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट। जो भी डेटा और पॉपुलेशन, सुनो मेरी बात, जो भी डेटा और पॉपुलेशन आप सब्सटेंसिव ऑडिट टेस्ट में और टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में यूज कर रहे हो, वो डेटा की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए आप इस टूल्स को यूज करोगे, आप डेटा एनालिटिक्स को यूज करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है चेक कंप्लीटनेस। चेक कंप्लीटनेस, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ऑडिट सैंपल्स की सिलेक्शन में आप डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो। ऑडिट सैंपल के सिलेक्शन में आप डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो, उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल। क्या बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल। उसके बाद में रिकंप्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, बैलेंसेस को रिकंप्यूट करना, बैलेंस शीट के बैलेंसेस को वापस से रिकंप्यूट करना, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कैलकुलेटर लेना, कैलकुलेटर लेके 2 + 2 + 2 प्लस करना, राइट, इसको बोलते हैं रिकैलकुलेशन, कि जो कैलकुलेशन मैनेजमेंट ने करी है आप उनको रिकैलकुलेट करो, ठीक है। तो रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, जर्नल एंट्रीज का एनालिसिस करना फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, जर्नल एंट्रीज का इन्वेस्टिगेशन करना फ्रॉड एनालिसिस के, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज ऑफ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। और लास्ट है इवैल्यूएटिंग इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसीज। कंट्रोल में डेफिशिएंसीज आपको मिली है तो वो डेफिशिएंसीज का इंपैक्ट क्या होगा, वो इंपैक्ट को इवैल्यूएट करने के लिए आप डेटा एनालिटिक्स का टूल यूज कर सकते हो। तो कहां पे आप डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स और टूल यूज कर सकते हो, एक रीपरफॉर्मेंस, ठीक है, एक रीपरफॉर्मेंस, एक आता है रिकंप्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दो तो री वाले थे। उसके बाद में हमने देखा कि जो भी डेटा और पॉपुलेशन ऑडिटर यूज कर रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लिए, सब्सटेंसिव टेस्ट के लिए, उनकी कंप्लीटनेस को चेक करने के लिए। उसके बाद में हमने देखा कि आपको इवैल्यूएट करना है इंपैक्ट, ठीक है, आपको इवैल्यूएट करना है इंपैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। अगर कोई कंट्रोल डेफिशिएंसी आपको मिले तो उसका इंपैक्ट आपको इवैल्यूएट करना है। और उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, ऑडिट सैंपल के सिलेक्शन के लिए आपको टेक्निक को यूज करना है, ठीक है। रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, ऑडिट सैंपल, चेक कंप्लीटनेस, उसके बाद में आपका कंट्रोल डेफिशिएंसीज का इंपैक्ट और जनरल एंट्रीज का इवैल्यूएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑडिटर ऑफ EFG लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन टूर्स एंड ट्रैवल्स बिजनेस, नीड्स टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनीज कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक ऑडिटर है, उसको बेसिकली क्या करना है, कंपनी की कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है। क्या लेना है, कंपनी के कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेना है।
To do this, the auditor evaluates whether management has created and maintained a culture of honesty and ethical behavior, and the strength in the control environment elements collectively provide an appropriate foundation for other components of internal control. तो ये दो चीजें उन्होंने क्वेश्चन में दी है और आपको बोलता है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड है, ऑल्सो एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन ऐसी फिजूल का है, आखिरी क्वेश्चन तो यही है कि बताइए कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या है और उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन भी करिए। देखते हैं। The auditor shall obtain understanding of the control environment. As part of obtaining this understanding, auditor shall evaluate whether, उसको क्या evaluate करना है, देखिए पहला, क्या मैनेजमेंट ने एक ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर उन्होंने बनाया है ना। मैनेजमेंट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड अ कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड द स्ट्रेंथ इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स। जो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स है उनकी शक्ति कितनी है कि वो एक एप्रोप्रिएट फाउंडेशन दे रहे हैं दूसरे कंपोनेंट्स को जो इंटरनल कंट्रोल में है ना। इंटरनल कंट्रोल में वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के लिए एक प्रॉपर फाउंडेशन ले कर रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेंथ आपको देखनी है। द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, पहला, द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होता है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शंस। एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, टीसीडब्ल्यूजी का एटीट्यूड क्या है। और द कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या करता है, एक टोन सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो कंपनी के एम्प्लॉइज है उनमें कंट्रोल अवेयरनेस बढ़ जाता है, कंट्रोल कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है कि इंटरनल कंट्रोल कितने जरूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को डिटेल में। तो ये एक बेसिक इन्होंने स्टार्टिंग इंट्रो दे दिया। एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट दैट मे बी रेलेवेंट व्हेन ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए कौन से एलिमेंट्स जरूरी है। पहला, कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। जो भी इंटीग्रिटी वैल्यूज है, जो भी एथिकल वैल्यूज है, उनका पूरे ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन होना चाहिए और एनफोर्समेंट होना चाहिए। देखिए हमारे नोट्स में ये सब कवर्ड है, लेकिन हमारे नोट्स में ना हमने इतना पूरा कवर नहीं किया है। जो भी रेलेवेंट है ना वो 4 से 5 सेंटेंसेस कवर किए बुलेट फॉर्म में, है ना। जो भी इररिलेवेंट या एक्स्ट्रा का लिखा है वो हमने नहीं कवर किया। क्यों? क्योंकि इतना बल्कि रहेगा तो अपन लर्न नहीं कर पाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट 5-6 सेंटेंसेस है जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उतने हमने कवर किए। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स कैन नॉट राइज अबव द इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यू ऑफ द पीपल हु क्रिएट, एडमिनिस्टर एंड मॉनिटर देम। बोलता है कंट्रोल की इफेक्टिवनेस इंटीग्रिटी से बड़ी नहीं हो सकती, एथिकल वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती उन लोगों की जिन्होंने उसको बनाया है ना। अरे भाई कंट्रोल बनाने वाला मैं हूं, लेकिन मैं एक नंबर का चोर हूं, तो क्या वो कंट्रोल इफेक्टिव रहेगा? नहीं, क्योंकि मैंने ही बनाया है, तो ऑब्वियसली वो भी इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो वही बोल रहा है कि कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कैन नॉट राइज अबाउट द आइडेंटिटी, अबाउट द इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज ऑफ द पीपल हु क्रिएट देम, हु एडमिनिस्ट्रेट देम। ठीक है, ओके। इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर आर द प्रोडक्ट of entities ethical and behavioral standards, how they are communicated and how they are reinforced in practice। कितना प्यारा पॉइंट है। वो बोल रहा है इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर कुछ नहीं है, इंटीग्रिटी और एथिकल बिहेवियर इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ एथिकल वैल्यूज ऑफ द कंपनी, एंड वो वैल्यूज कंपनी कैसे कम्युनिकेट कर रही है और कैसे री-इन्फोर्स करने का कोशिश कर रही है कि हर एक एम्प्लॉय इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज को फॉलो करे। द एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज includes, for example, management's action to eliminate or mitigate incentives or temptations that might prompt personnel to engage in dishonest, illegal and unethical acts। वो बोल रहे हैं इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज का एनफोर्समेंट का मतलब क्या है? कुछ नहीं है। एनफोर्समेंट का मतलब है कि मैनेजमेंट ने क्या एक्शन लिया है कि जितने भी इंसेंटिव्स है ना, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो प्रमोट करती है स्टाफ को, जो प्रमोट करती है पर्सनल को टू एंगेज इन डिसऑनेस्ट, कि वो होता है ना, अब मान लो हमारा तिजोरी है और तिजोरी में ताला ही नहीं है, सारा कैश खुला पड़ा है। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉय को एक बार मन में लालच तो आएगी, जाके मैं कैश ले लेता हूं, है ना। तो ये लालच जो है ना, ये क्यों आई है? क्योंकि वो तिजोरी में ताला नहीं है। तो मैनेजमेंट का एक्शन क्या होना चाहिए कि तिजोरी में ताला लगा दिया। अब कोई भी किसी के मन में लालच ही नहीं आएगी, क्योंकि दे डोंट सी एन अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन अ डिसऑनेस्ट एक्टिविटी। तो वो यही बोल रहा है कि इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज का एनफोर्समेंट करना
का मतलब सिंपल है कि मैनेजमेंट का क्या एक्शन है टू मिटिगेट द इंसेंटिव्स विच प्रमोट द पर्सनल टू एंगेज इन डिसऑनेस्ट एंड इलीगल एक्ट्स। ठीक है, बस यही तक इस पॉइंट को आपको रखना है। कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज। मेरे लेक्चर में मैंने 4-4 बार 5-5 बार बोल के इसको लर्न करवाया है, प्लस साथ में स्क्रिबलिंग भी करवाई है। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पहला है कम्युनिकेशन कैसा है आपका इंटीग्रेटेड एथिकल वैल्यूज का, और उसका एनफोर्समेंट कैसा है। दूसरा है कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस को लेके आपका कमिटमेंट क्या है। मैटर्स जैसे कि मैनेजमेंट्स कंसिडरेशन ऑफ द कॉम्पिटेंस लेवल फॉर पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दोज लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज। ठीक है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट का क्या कंसिडरेशन है, मैनेजमेंट क्या क्या कंसिडर कर रहा है कि क्या कॉम्पिटेंस लेवल होना चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब पे। मान लो अकाउंटिंग करनी है और मैनेजमेंट इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, वो कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका फोर्टे नहीं है, उसने कॉमर्स नहीं पढ़ा है। तो मैनेजमेंट का क्या कंसिडरेशन है फॉर कॉम्पिटेंस लेवल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दोस लेवल ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज, और कैसे कैसे ये लेवल को रिक्विजिट स्किल और नॉलेज में मैनेजमेंट ट्रांसफर कर रहा है, मैनेजमेंट ट्रांसलेट कर रहा है। फिर पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, it includes attributes of TCWG such as their independence from management। अब TCWG का पार्टिसिपेशन में रहना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा बस ऊपर बैठ के चने फुटाने कुरकुरे खा रहा है, नहीं। तो जितना इंडिपेंडेंट TCWG रहेगा मैनेजमेंट से, है ना, जितना इंडिपेंडेंट TCWG रहेगा मैनेजमेंट से, उतना ही वो ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, उतना ही वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे। तो इट इंक्लूड्स एट्रीब्यूट्स ऑफ TCWG, जैसे कि उनका क्या इंडिपेंडेंस है मैनेजमेंट से, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है, और इंफॉर्मेशन उनको क्या मिलती है, एंड वो क्या एक्टिविटीज की स्क्रूटिनी करते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, उसके बाद में पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, उसके बाद में मैनेजमेंट की फिलोसॉफी, और मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल। मैनेजमेंट फिलोसॉफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल एनकम्पास अ ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। पहला, मैनेजमेंट एटीट्यूड्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है, मैनेजमेंट का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेके क्या एटीट्यूड है, क्या एक्शन है। व्हाट अप्रोच इज टेकन बाय मैनेजमेंट इन सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करते वक्त क्या अप्रोच मैनेजमेंट लेते हैं। ठीक है, अप्रोच इन डेवलपिंग अकाउंटिंग एस्टीमेट, अकाउंटिंग एस्टीमेट डेवलप करते वक्त क्या अप्रोच मैनेजमेंट लेता है। मैटर सच एज अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट टू टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क को लेने में और बिजनेस रिस्क को मैनेज करते वक्त मैनेजमेंट का क्या अप्रोच रहता है। ये सब चीज मैनेजमेंट की फिलोसॉफी में और मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग स्टाइल में आती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट फिलोसॉफी और ऑपरेटिंग स्टाइल एनकम्पास अ ब्रॉड रेंज ऑफ कैरेक्टर, इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, जैसे कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें मैनेजमेंट कैसे अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करता है, कैसे अकाउंटिंग एस्टीमेट सिलेक्ट करता है, बिजनेस रिस्क कैसे लेता है और बिजनेस रिस्क को मैनेज कैसे करता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये भी एक कंट्रोल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। द फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटिटीज एक्टिविटीज फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स आर प्लान्ड, एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल्ड एंड रिव्यूड। ठीक है, क्या फ्रेमवर्क है, क्या हायरार्की है बेसिकली, राइट, क्या फ्रेमवर्क है विद इन विच जिसमें एंटिटी की एक्टिविटीज कंडक्ट करी जाती है, जैसे कि ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। वो एक्टिविटीज कैसे प्लान होती है, कैसे रिव्यू होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे कंट्रोल होती है। एस्टैब्लिशिंग अ रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स कंसीडरिंग की एरियाज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट क्या है कि की एरियाज ऑफ अथॉरिटी क्या है, कौन कौन है जो मैनेजमेंट में एकदम की है, जो कंपनी में एकदम की अथॉरिटीज है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ट्रांसलेट होगी, और अप्रोप्रिएट लाइंस ऑफ रिपोर्ट कैसी रिपोर्टिंग कैसे होगी, मतलब मिस्टर ए मिस्टर बी को रिपोर्ट कर रहा है, मिस्टर बी मिस्टर सी को रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, करेक्ट है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कौन से फ्रेमवर्क में एंटिटी की एक्टिविटीज कंडक्ट होती है टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, है ना, और वो एक्टिविटीज कैसे मॉनिटर होती, कैसे रिव्यू होती है, कैसे एग्जीक्यूट होती है, कैसे कंट्रोल होती है और कैसे प्लान होती है। Assignment of authority and responsibility. Matters such as how authority and responsibility for operating activities are assigned. ठीक है, authority और responsibility operating activities की कैसे assign होती है, ठीक है, and how reporting relationships and authorization hierarchies are established. कैसे reporting responsibilities और authorization की hierarchies establish होती है,
ठीक है, इसको बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है ये, इसको बोलते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आता है असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे हम अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हाउ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैटर सच एज हाउ authority and responsibility for operating activities are assigned and how reporting responsibilities and hierarchies are established. Human resource policies that relate to, for example, recruitment कैसे होगा, है ना, एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट कैसे होगा, उनका ओरिएंटेशन, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, उनका इवेल्युएशन कैसे होगा, काउंसलिंग कैसे होगी, प्रमोशन कैसे होगा, कंपेंसेशन क्या होगा, रेमेडियल एक्शंस क्या होंगे, इन सब को लेके जो पॉलिसीज होती है उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज ऑफन डेमोन्स्ट्रेट इंपॉर्टेंट मैटर्स इन रिलेशन टू कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ द एंटिटी। और ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसीज बहुत बार डेमोन्स्ट्रेट करती है कि एंटिटी की कंट्रोल कॉन्शियसनेस कितनी है, मतलब कंट्रोल के लेके एंटिटी कितनी सीरियस है। ये ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी से मालूम पड़ता है कि वो एम्प्लॉय को क्या डायरेक्ट कर रही है, कि अगर उसने कंट्रोल को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया तो क्या पनिशमेंट उसको मिलने वाली है। करेक्ट है। इस तरीके से मैंने आपको 7 to 8 मैंने आपको ये कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट पढ़ाए हैं। ये एक क्विक रिवीजन है, ठीक है, ये आपको समझना होगा डिटेल्ड लेवल पे, आराम से समझना, 4 बार लर्न करना, ये रेगुलर लेक्चर में होता है। Done. Question number 5. In an automated environment, general IT controls are policies that relate to many applications. ठीक है, आपने पढ़ा है लेक्चर में कि जनरल आईटी कंट्रोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेसिकली ऐसे पॉलिसीज होती है जो हर एक एप्लीकेशन को, हर एक सिस्टम को लागू होती है, इसी के लिए उसको कहा जाता है जनरल आईटी कंट्रोल। क्या कहा जाता है? जनरल आईटी कंट्रोल। General IT control are policies that relate to many applications and support effective functioning of application controls. ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल्स का इफेक्टिव फंक्शनिंग भी वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जनरल लेवल पे सारे एप्लीकेशन को लागू होते हैं। इट इंक्लूड्स access security as well as program change. What are the objectives of an activities included in access security and program change? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेस सिक्योरिटी और प्रोग्राम चेंज में क्या क्या एक्टिविटीज इंक्लूडेड है और उनके ऑब्जेक्टिव क्या है। The objective of access security is to ensure that access to programs. Objective क्या है access security का? कि कोई भी प्रोग्राम्स हो या कोई भी डेटा हो कंपनी का, उसको हर किसी को एक्सेस नहीं रहना चाहिए, जिसको भी एक्सेस है उसको पासवर्ड डाल के एक्सेस मिलेगा। Is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives. तो प्रोग्राम और डेटा का जो एक्सेस है वो ऑथेंटिकेटेड है और ऑथोराइज्ड है, ताकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग मीट कर पाए, कोई भी मिसस्टेटमेंट ना हो, कोई भी फ्रॉड ना हो। और एक्सेस सिक्योरिटी की एक्टिविटीज क्या है? सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। पूरे एंटिटी में सिक्योरिटी को ऑर्गेनाइज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, ये पहला जो एक्टिविटी है वो एक्सेस सिक्योरिटी का है। दूसरा, सिक्योरिटी को लेके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना। सिक्योरिटी को लेके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाना, ये दूसरा एक्सेस सिक्योरिटी की एक्टिविटी है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, जो भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन देखो, आपके मोबाइल में जब आप डालते हो तो ये आपको फेस स्कैन पूछता है, आपको पूछता है आपका पासवर्ड क्या है, ये जनरल आईटी कंट्रोल है। और आपका जो एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी एप्लीकेशन है, उनके अंदर का जो पासवर्ड है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। फिर डेटा सिक्योरिटी, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब लिनक्स, है ना, i7, i5 व्हाटएवर इट में भी। नेटवर्क सिक्योरिटी, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब जो भी हार्डवेयर है इसके ऊपर आपने लगा दिया मान लो बैक कवर या स्क्रीन गार्ड, वो हो गई फिजिकल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सब होता है आपका एक्सेस सिक्योरिटी की एक्टिविटीज। ठीक है, क्या क्या है, हमने क्या क्या देखा एक्सेस सिक्योरिटी में? सबसे पहले हमने देखा कि सिक्योरिटी को लेकर पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी के लेके पॉलिसी, फिर एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी, उसके बाद में डेटा की सिक्योरिटी, ये सब इसमें आ गया। नेटवर्क की सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज क्या है देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स इज टू एंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम्स कंटिन्यू टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। अब क्या होता है, आपने देखा होगा एंड्रॉइड के वर्जन आते हैं 1.1, 1.2, 2.3, राइट। ये जो वर्जन है दिस आर नथिंग बट मॉडिफिकेशन टू द सिस्टम, मॉडिफिकेशन टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम चेंज कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोग्राम में कोई भी अगर चेंज हुआ है तो वो चेंज होने के बाद में जो मॉडिफाइड सिस्टम है, जो मॉडिफाइड प्रोग्राम है, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज सच एज चेंज इन मैनेजमेंट प्रोसेस। इनमें एक्टिविटीज क्या आती है? चेंज इन मैनेजमेंट प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग चेंज रिक्वेस्ट
मेकिंग एंड टेस्टिंग चेंजेस एटसेट्रा। ठीक है, जो भी चेंजेस हुए हैं, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस इसका मेजर एक्टिविटी होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Mr. Z at the time of appointment of as an independent director in EF Limited, a listed company, came to know that Companies Act 2013 has placed a greater emphasis on the effective implementation and reporting or internal controls for a listed company। ठीक है, ऑडिटर ने जब ज्वाइन किया फर्म को, उसको पता चला कि कंपनीज एक्ट ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर के ऊपर डाली है, ये देखने के लिए कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स लिस्टेड कंपनी के है उसकी रिपोर्टिंग को लेके, उसकी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन को लेके ऑडिटर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मतलब ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी का है वो इफेक्टिव है या नहीं है। कंपनीज एक्ट में उसको लेके बहुत रिक्वायरमेंट्स है। ही वॉन्ट्स टू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज कास्टेड अंडर द कंपनीज एक्ट विद रिगार्ड्स टू आईएफसी। ठीक है, उसको ये जानना है कि आईएफसी को लेके कंपनीज एक्ट में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की होती है। पहला, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईएफसी को लेके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईएफसी को लेके, ऑडिट कमिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आईएफसी को लेके। ठीक है, ये May 24 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारे नोट्स में भी ये प्रॉपर तरीके से सेम टू सेम टेबल है। देखते हैं 134(5)(e), ये है डायरेक्टर को लेके। इसमें डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट बनता है, या आपने सीए इंटर लॉ में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं डीआरएस, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जिसमें डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी को लेके क्या क्या है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज द डीआरएस shall state that directors had laid down इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो डीआरएस में करीबन 7 से 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आईएफसी को लेके है कि डायरेक्टर ने आईएफसी लगाए है। डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन आईएफसी टू बी फॉलोड बाय द कंपनी, जो कंपनी को फॉलो करने हैं, एंड ये जो आईएफसी लगाए हैं वो एडिक्वेट है और प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके कंपनी एक्ट में पहला रिक्वायरमेंट है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल को लेके डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डीआरएस में उसको लिखना है कि हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लेट डाउन भी किए हैं और वो प्रॉपर्ली ऑपरेट भी कर रहे हैं। अब आता है 2 नंबर, एज पर सेक्शन 149(8). ठीक है, इसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन है कि द कंपनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल अबाइड बाय द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 4 व्हिच लेज डाउन द कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। और इस कोड के मुताबिक the role and function of independent director include that they shall satisfy themselves, कि वो खुद को satisfy करे on the integrity of financial information। जो भी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी इंटीग्रिटी को लेके खुद को सेटिस्फाई करेगी, उसकी इंटीग्रिटी एकदम बढ़िया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एकदम टकाटक है, बिल्कुल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। एंड दैट द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड द सिस्टम्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट आर रोबस्ट एंड डिफेंसिबल। जो भी कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोल है या सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है वो एकदम रोबस्ट है, एकदम ताकतवर है और डिफेंसिबल है, मतलब कोई भी चीज को, कोई भी खतरे को रोक पाएंगे। और ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एवरी ऑडिट कमेटी शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाइड इन राइटिंग बाय द बोर्ड व्हिच शैल इंटर एलिया इंक्लूड इवैल्यूएशन ऑफ आईएफसी एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। और ऑडिट कमेटी का भी एक रोल होता है सेक्शन 177 के हिसाब से कि कंपनी के जो आईएफसी और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उनको वो इवैल्यूएट करेंगे। तो ये 3 जनों के 3 रोल आईएफसी को लेकर कंपनीज एक्ट 2013 में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीएक्यू एंगेजमेंट पार्टनर है। कौन है एंगेजमेंट पार्टनर है, किसका, फॉर द ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर डीमार्ट एज अ पार्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब वो क्या कर रहा है, आरएपी लगा रहा है। ही वांट्स टू मेक इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट, उसको मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना है, ठीक है, और दूसरे लोगों से इंक्वायरी करना है एंटिटी के अंदर। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन द ऑडिटर गेट बाय इंक्वायरिंग फ्रॉम द फॉलो। अब वो नीचे दिए गए इंक्वायरी कर रहा है, बताइए किस तरीके की इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी। पहला, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, वो किससे इंक्वायरी कर रहा है, इंटरनल ऑडिट पर्सनल से वो इंक्वायरी कर रहा है। May 24 एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन। तो उसको इंटरनल ऑडिट पर्सनल से इंक्वायरी करते वक्त क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट, ठीक है। तो इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट पहला इंक्वायरी किससे किया, इंटरनल ऑडिट पर्सनल से, ठीक है, उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, इंटरनल ऑडिट पर्सनल मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ड्यूरिंग द ईयर रिलेटिंग टू डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी की इंटरनल कंट्रोल को लेके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट ने क्या प्रोसीजर पूरे साल में लगाया है ये आपको बता देगा, सिंपल है ना। एंड वेदर मैनेजमेंट हैज सैटिस्फैक्टरीली रिस्पोंडेड टू द फाइंडिंग्स फ्रॉम दिस प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर लगाने के बाद में जो फाइंडिंग्स मिली थी
क्या मैनेजमेंट ने प्रॉपरली उन फाइंडिंग्स को रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया। ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इंटरनल ऑडिट पर्सनल से इंक्वायरी करने के बाद कि उसने एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करने के लिए क्या प्रोसीजर पूरे साल में लगाए हैं। ठीक है, अब इन हाउस लीगल काउंसिल, एंटिटी के इन हाउस लीगल काउंसिल से जब वो इंक्वायरी करेगा तो उसको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सच मैटर्स एज की लिटिगेशन, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, कंपनी की क्या क्या लिटिगेशन चालू है, लॉज और रेगुलेशन से कंपनी कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है, नॉलेज ऑफ फ्रॉड और अदर सस्पेक्टेड फ्रॉड अफेक्टिंग द एंटिटी, है ना, क्या इन हाउस लीगल काउंसिल को कोई फ्रॉड की नॉलेज है कि कंपनी में कोई फ्रॉड हुआ था। ठीक है, वारंटीज, पोस्ट सेल्स ऑब्लिगेशंस, अरेंजमेंट्स विद बिजनेस पार्टनर्स एंड द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सब चीजों का इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको इन हाउस लीगल काउंसिल से। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मार्केटिंग या सेल्स पर, आपने अब क्या किया, मार्केटिंग पर्सन से बात किया तो वो क्या बताएगा, मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन द एंटिटीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में कुछ चेंज हुआ है, सेल्स ट्रेंड में कुछ चेंज हुआ है कि मान लो ऑफलाइन सेल्स कम हो गए, ऑनलाइन सेल्स बढ़ चुके हैं, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स विद कस्टमर्स में कोई चेंज हुआ है, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विद कस्टमर्स क्या कंपनी के होते हैं। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टू आईएस पर्सनल, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर्सनल से अगर आप इंक्वायरी करो तो वो क्या इंफॉर्मेशन देगा, मे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम चेंजेस, कि सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए पिछले साल से ये साल में, सिस्टम या कंट्रोल के कुछ फेलियर्स हुए थे क्या, कभी कुछ ब्रेकडाउन हुए थे क्या, या फिर दूसरी इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड रिस्क, इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़े हुए दूसरे रिस्क क्या है, ये आपको कौन प्रोवाइड करेगा, आईएएस पर्सनल। इस तरीके से जिनसे आप इंक्वायरी करोगे वो आपको वैसी इंफॉर्मेशन देंगे। यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पेंट, एक पेंट कंपनी के ऑडिटर आप अपॉइंट हुए हो। द कंपनी हैज अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपनी का एक रोबस्ट सिस्टम है इंटरनल कंट्रोल का। मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स इन द कंपनी आर ऑटोमेटेड एंड दे आर वर्किंग इफेक्टिवली, कंपनी के बहुत सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है और इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। लेकिन सर्टन सिचुएशंस में मैनुअल एलिमेंट्स इन इंटरनल कंट्रोल आर मोस्ट सुटेबल, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर मैनुअल एलिमेंट्स इन द इंटरनल कंट्रोल्स में बी मोर सुटेबल। ये May 24 एग्जाम का क्वेश्चन था। तो May 24 एग्जाम में आपको अभी तक कितने क्वेश्चन मिल गए, 3 क्वेश्चन May 24 के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, हर एग्जाम में मैंने जैसे कहा कि 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही है। तो मैनुअल एलिमेंट्स जो है इंटरनल कंट्रोल में वो कहां सुटेबल ज्यादा रहेंगे। ठीक है, पहला वेयर जजमेंट एंड डिस्क्रिशन आर रिक्वायर्ड, जहां पे जजमेंट रिक्वायर्ड है वहां मैनुअल एलिमेंट ज्यादा सुटेबल रहेंगे। लार्ज अनयूजुअल और नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, लार्ज ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शंस, इनमें भी मैनुअल एलिमेंट्स के कंट्रोल ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे। सर्कमस्टेंसेस वेयर एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, एंटिसिपेट एंड प्रेडिक्ट, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे आप एरर को डिफाइन करना, एरर को एंटिसिपेट करना काफी डिफिकल्ट है। क्योंकि देखो जो ऑटोमेटेड कंट्रोल है उनको तो हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या एरर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एरर को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑटोमेटेड कंट्रोल को कुछ दे ही नहीं पाओगे। इसके लिए यहाँ पे मैनुअल एलिमेंट ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है। इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस दैट रिक्वायर अ कंट्रोल रिस्पॉन्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑटोमेटेड कंट्रोल, है ना, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं और आपको वहां पे खुद से पर्सनलाइज्ड एक रिस्पॉन्स देना है जो कि ऑटोमेटेड कंट्रोल के रिस्पॉन्स के बाहर का रिस्पॉन्स है। ठीक है, कुछ सर्कमस्टेंस चेंज हो जाते हैं ना, कभी कभी पासवर्ड मान लो हैक हो गया तो हमको फिर अल्टीमेटली पुलिस कंप्लेंट करनी होती है और फिर हम लोग कभी कभी डिवाइस खोलते हैं और अल्टीमेटली उसको पूरा रीसेट करते हैं, वैसा। इन मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, और कितना प्यारा पॉइंट है, ऑटोमेटेड कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए कौन काम आएगा, मैनुअल कंट्रोल, है ना, क्योंकि ऑटोमेटेड कंट्रोल खुद की इफेक्टिवनेस खुद थोड़ी चेक करेंगे, कोई आदमी होगा जो आगे को चेक करेगा कि ऑटोमेटेड कंट्रोल बराबर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ऑटोमेटेड कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करने के लिए भी मैनुअल एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल काफी यूजफुल हो जाते हैं। तो ये इंस्टेंसेस में मैनुअल एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल आपको यूजफुल रहेंगे। नंबर 9 क्या बोलता है, सीएबी वाज द ऑडिटर ऑफ स्टार लिमिटेड, सीएबी स्टार लिमिटेड का ऑडिटर था। He wanted to ensure that the company had correctly reconciled its bank account and also wanted to understand whether and how far the internal control system was operating in the company. बैंक अकाउंट को लेके कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा था। What kind of test of control was CAB performing? What are the other procedures that can be applied while undertaking test of control? बताइए कौन सा तरह का टेस्ट ऑफ कंट्रोल सीएबी परफॉर्म कर रहा था और दूसरे कौन से तरह के टेस्ट ऑफ कंट्रोल सीएबी परफॉर्म कर सकता था।
वो क्या कर रहा था, वो रिकंसाइल कर रहा था। क्या रिकंसाइल कर रहा था, बैंक अकाउंट को। तो वो कौन सा परफॉर्म कर रहा था, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। After assimilating the internal control system, the auditor needs to examine whether and how far the same is actually in operation. Test of controls are performed to obtain audit evidence about the effectiveness of. आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों परफॉर्म करते हो, ताकि आप ये जान पाओ, ताकि आपको एविडेंस मिल पाए दो चीजों को लेके। पहला, डिजाइन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, उसको लेके आपको एविडेंस मिल जाए। एंड ऑपरेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल थ्रू आउट द पीरियड, कि पूरे साल भर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे ऑपरेट करा। ठीक है, ये दो चीजों की जानकारी के लिए आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करते हो। एक तो डिजाइन और पूरे साल ऑपरेशनल था या नहीं था। इन द गिवन केस सीएबी वाज परफॉर्मिंग री परफॉर्मेंस वाला टेस्ट ऑफ कंट्रोल वो परफॉर्म कर रहा था, जिसमें वो खुद से पूरा प्रोसीजर री परफॉर्म कर रहा है और देख रहा है कि सब कुछ सही है या नहीं है। इट इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर्स। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसीजर, वो खुद सारे प्रोसीजर इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है। और क्लाइंट का स्टाफ ने, क्लाइंट के मैनेजमेंट ने, क्लाइंट के एम्प्लॉयज ने जो परफॉर्म किया होगा वो अलग है। ये खुद अपना एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन कर रहा है पूरे प्रोसीजर का, ताकि वो जान पाए कि इसमें क्या क्या लूप होल्स है और सही तरीके से इसका नतीजा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। सो इट इन्वॉल्व्स द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीजर्स और कंट्रोल्स that were originally performed as part of entity's internal control, है ना। ये खुद कंट्रोल को परफॉर्म कर रहा है जो ओरिजिनली एंटिटी के पार्ट की तरह कंट्रोल ऑपरेट हो रहा था, ये खुद जाके उसको परफॉर्म कर रहा है। ये हमने हमारे रेगुलर लेक्चर में इसका बेहतरीन एग्जांपल देखा है, सिक्योरिटी गार्ड वाला। फॉर एग्जांपल, रिकंसिलिएशन ऑफ बैंक अकाउंट्स टू एंश्योर दे वर परफॉर्म्ड करेक्टली बाय द एंटिटी। बैंक अकाउंट का रिकंसिलिएशन वो खुद कर रहा है जो ऑलरेडी एंटिटी के स्टाफ ने कर रखा है। वो खुद फिर से कर रहा है कि इन्होंने बराबर किया था या नहीं किया था, ताकि उसको कंट्रोल के बारे में जानकारी मिल पाए। अब दूसरे प्रोसीजर क्या है, एक वो इंस्पेक्शन करेगा, एक वो इंक्वायरी करेगा। ठीक है, तो इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस, डॉक्यूमेंट्स का इंस्पेक्शन करना। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, जैसे कि इनवॉइस है ना, सेल्स एंट्री के केस में इनवॉइस, एंड अदर इवेंट्स टू गेन ऑडिट एविडेंस दैट इंटरनल कंट्रोल्स हैव ऑपरेटेड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो उसको इंस्पेक्शन करना है डॉक्यूमेंट्स का या फिर दूसरे इवेंट्स का, ताकि उसको प्रॉपर जानकारी मिले कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। इंक्वायरीज अबाउट इंटरनल कंट्रोल को लेके वो इंक्वायरी करेगा, है ना, या फिर ऑब्जर्वेशन करेगा। तो इसमें कौन सा बताया उन्होंने, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस। ठीक है, which leave no audit trail, for example determining who actually performs each function and not merely who is supposed to perform it। अब सेकंड उसने बोला कि आप इंक्वायरी करोगे, ऑब्जर्वेशन करोगे इंटरनल कंट्रोल को लेके, ताकि आप जान पाओ कि एक्चुअली इसको किसने परफॉर्म किया रादर देन किसको परफॉर्म करना चाहिए था। टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑपरेशन ऑन स्पेसिफिक कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशंस और ओवर द ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन, फॉर एग्जांपल एक्सेस और प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स। अब क्या होता है, अगर हम मान लो सिक्योरिटी कैमरे का कंट्रोल देख रहे हैं, तो हम सिक्योरिटी कैमरे का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको लैपटॉप पे ओपन कर देखते हैं कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। तो हम कंट्रोल की चेकिंग परफॉर्म कर रहे हैं एक कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग हम कर रहे हैं काय पे, एक स्पेसिफाइड कंप्यूटराइज्ड एप्लीकेशन पे। ये भी एक तरीका है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को लेके था। इज द ऑडिटर ऑफ LMN लिमिटेड, while conducting audit, he wanted to analyze different components of internal control of the company, identify and explain which component of internal control he is trying to understand in the following two cases। अब हमने पढ़ा था लेक्चर में कि इंटरनल कंट्रोल्स के 5 से 6 कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें से ये 2 कंपोनेंट्स आपको बताना है कौन से हैं और इसमें वो क्या चेक करेगा। पहला, whether controls in LMN limited are operating as intended and they are modified as appropriate for changes in conditions। तो एक कंपोनेंट क्या था, एक कंपोनेंट वो क्या चेक कर रहा है, केस क्या बोल रहा है कि LMN लिमिटेड में जो कंट्रोल है, ठीक है, वो वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जैसे वो हम चाहते थे कि वो ऑपरेट करे। ठीक है, एज इंटेंडेड वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं और समय के साथ में उनमें अप्रोप्रिएट चेंजेस भी करे गए हैं। तो उसका आंसर देखो, पहला, इन दिस केस सीए अमित इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट वेदर कंट्रोल्स are operating as intended and they are modified as appropriate for change in the conditions। He is gaining the understanding of monitoring of controls, है ना। हमारा आखिरी पॉइंट था ये कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल का, जिसका नाम है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल।
मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स इज अ प्रोसेस टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल परफॉर्मेंस ओवर टाइम. मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है? ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम इंटरनल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस ओवर टाइम असेस करते रहते हैं कि वो इफेक्टिव है या नहीं है. इट हेल्प्स इन असेसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ऑन अ टाइमली बेसिस. टाइमली बेसिस पे कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने में हमारी मदद करता है मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है. एंड टेकिंग नेसेसरी रेमेडियल एक्शन, और जरूरी अगर है तो रेमेडियल एक्शंस भी हम उसके तौर पे ले सकते हैं. मतलब किसी भी चीज को मॉनिटर करते रहना कंटिन्यूअसली. इट इंक्लूड्स कंसीडरिंग वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड एंड दैट दे आर मॉडिफाइड एज अप्रोप्रिएट फॉर चेंज इन कंडीशंस. तो ये बात कर रहा था मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ये वाला कंपोनेंट. उसके बाद में सेकंड, वेदर देयर एग्जिस्ट प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज इन द कंपनी. ठीक है, क्या कंपनी में सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, एंड द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन ऑथराइजिंग इट. ठीक है, जो पर्सन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है और जो पर्सन ट्रांजेक्शन को ऑथराइज कर रहा है, ये दोनों डिफरेंट है. इन द गिवन सिचुएशन सीए अमित इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये तो केस ही इसने यहाँ पे दे दिया, यहां तक तो केस ही है. ही इज गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग of the internal control of the company. In particular, he is understanding control activities. Control activities ये एक और component है internal control का. When a person recording a transaction is different from one authorizing it, he gains confidence that there exists a system of preventing misstatements. जब बनाने वाला कोई और हो और उसको चेक करने वाला कोई और हो, तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस काफी कम है. इट हेल्प्स हिम इन गेनिंग इनसाइट इनटू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द कंपनी, और उसको कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में अंदर घुस के जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है. इस तरीके से दो कंपोनेंट अमित ने चेक कर लिए. अब आता है क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. Z and Associates are the auditors of Realton Limited, an export-oriented unit which specializes in manufacturing oil extraction plants. Since many complex processes are involved, they are digitizing their operations. They are restructuring their business models, which are driven by technology. वो क्या कर रहे हैं? अपना पूरा बिजनेस प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, सब कुछ डिजिटाइज कर रहे हैं, ठीक है. सिंस मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी आर ऑटोमेटेड, कंपनी की ज्यादातर ऑपरेशंस है ऑटोमेटेड है. Z and Associates are planning to do digital audit. Explain the use of digital technology in the conduct of an audit. आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का ऑडिट के दौरान क्या यूज है. ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर केस पढ़ के घूम मत जाना. आखिरी एक दो लाइन में ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में लिखा होता है कि आपको एक्चुअली क्या बताना है. यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द कंडक्ट ऑडिट. एंटिटीज आर एम्ब्रेसिंग डिजिटाइजेशन एज पार्ट ऑफ देयर ऑपरेशंस टू कीप पेस विद चेंजिंग टाइम्स. बोल रहे हैं बहुत सारी कंपनी डिजिटलाइजेशन कर रही है. न्यू टेक्नोलॉजीज आर हेल्पिंग कंपनीज रिवैम्प देयर ऑपरेशंस एंड रीथिंक द वे बिजनेस इज कंडक्टेड. नई टेक्नोलॉजी जब आ रही है, कंपनीज और सोच रही है कि कैसे वो अपना बिजनेस बेटर तरीके से कर सके. कंपनीज आर रीस्ट्रक्चरिंग देयर बिजनेस मॉडल एटसेट्रा. In such a business environment, use of digital technology is being made by the auditors right from planning to expression of final opinion. प्लानिंग से लेके ओपिनियन तक सब कुछ अब डिजिटाइज कर रहे हो. ऑडिटर्स आर मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स का यूज कर रहे हैं, एआई, डेटा एनालिटिक्स एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू हेल्प अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसेसेस इन अ बेटर वे, ताकि वो बिजनेस प्रोसेसेस को बेटर तरीके से समझ पाए. का यूज कर रहे हैं, एआई का, डेटा एनालिटिक्स का और अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का. बाय यूजिंग सच टूल्स, ऐसे टूल्स का यूज करके ऑडिटर्स कैन कंडक्ट ऑडिट्स इन अ बेटर वे एंड डिवोट मोर अटेंशन टू एरियाज रिक्वायरिंग ग्रेटर फोकस. ये सब टूल्स का यूज करके क्या होगा, ऑडिटर ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज में ज्यादा फोकस कर पाएंगे. डिजिटल ऑडिट इज हेल्पिंग ऑडिटर्स टू बेटर आइडेंटिफाई रिस्क मेकिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. और लास्टली, डिजिटल ऑडिट से क्या हेल्प हो रहा है कि आप बेटर तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ऑडिट के अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व है. Question number 12. Spare Parts Limited received an input from internal auditors that the internal control implemented by the company appears to be reasonable but not so strong that any fraudulent activity can be prevented or timely detected by such controls. ठीक है, उस स्पेयर पार्ट लिमिटेड से कंपनी है, उनके इंटरनल ऑडिटर्स ने उनको बोला है कि इंटरनल कंट्रोल तो हमारे ठीक है, लेकिन फ्रॉड की एक्टिविटी को वो रोक नहीं पाएंगे. Accordingly, a qualified person should head the internal controls department. और एक बहुत ही होनहार आदमी को इंटरनल कंट्रोल डिपार्टमेंट को हेड करना चाहिए.
CA Raj has been appointed as an internal control head of the company. His scope of work includes development of internal controls in various departments of the company. कंपनी के तरह तरह के डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल को डेवलप करना ये उसका रोल है. On his joining, he studied various verticals and after identifying the important areas, implemented strong controls in those areas. उसने देखा कि कहाँ कहाँ पे important areas है और वहां वहां पे उसने strong control लगा दिए. In his meeting with senior management and the auditors, he assured that satisfactory control environment exists and fraud cannot happen. उसने मीटिंग में बोला मैनेजमेंट को और ऑडिटर को कि तुम चिंता ही मत करो, फ्रॉड हो ही नहीं सकता, मैंने अच्छा कंट्रोल लगाया है. Whether existence of a satisfactory control can be considered as an absolute deterrent to fraud. क्या सिर्फ ये कहना कि सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल लगा है फ्रॉड हो ही नहीं सकता, ये लाइन सही है या गलत है? Existence of satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud. ये एक आप इसको एकदम बोलते ना 100% गारंटी ले लो, वो वाली बात नहीं बोल सकते आप इसमें. द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन बी अ पॉजिटिव फैक्टर. ये एक पॉजिटिव फैक्टर जरूर है, लेकिन आप व्हेन द ऑडिटर असेसेस द आरएम, जब ऑडिटर आरओएमएम को असेस कर रहा है वो टाइम पे ये जरूर एक पॉजिटिव फैक्टर है कि आपका इंटरनल कंट्रोल सेटिस्फैक्टरी है, बिल्कुल हम ध्यान में रखेंगे. However, although it may help to reduce the risk of fraud, a satisfactory control is not an absolute deterrent to fraud. Conversely, deficiencies in the control environment may undermine the effectiveness of control. Control environment के अंदर अगर deficiencies है तो internal control की effectiveness already undermine हो जाती है, मतलब कम हो जाती है. In particular, in relation to fraud. Specifically fraud के relation में बात करेंगे तो For example, management's failure to commit sufficient resources to address IT security risk, ठीक है, may adversely affect internal control by allowing improper changes to be made to the computer programs. अगर मैनेजमेंट ने sufficient resources IT security risk के तरफ नहीं दिए, मतलब अच्छा भारी भरकम एंटीवायरस नहीं लगाया, तो हो सकता है कि हमारे प्रोग्राम्स में अनऑथोराइज्ड चेंज हो जाए. ठीक है ना. The control environment in itself does not prevent or detect and correct a material misstatement. It may, however, influence the auditor's evaluation of the effectiveness of other control. बोल रहा है कंट्रोल एनवायरनमेंट जो हमने ऊपर पढ़ा था, कंट्रोल एनवायरनमेंट अपने आप में मिसस्टेटमेंट्स को रोकता नहीं है. कौन रोकता है? इंटरनल कंट्रोल्स रोकते हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं रोकता है. ठीक है, लेकिन वो जरूर इन्फ्लुएंस करता है कि कंट्रोल एनवायरनमेंट जितना स्ट्रांग है उतना ही इंटरनल कंट्रोल भी इफेक्टिव होंगे और उतना ही कम चांसेस रहेगा कि कोई मिसस्टेटमेंट बच जाए, कि कोई मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट ना हो, उसके चांसेस बहुत कम रहेंगे. फॉर एग्जांपल, द मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज एंड देयर बाय ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ आरओएमएम. ठीक है, तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक कंट्रोल एक्टिविटीज, ये सब भी कंट्रोल एनवायरनमेंट के पार्ट है. तो इस तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि एक सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट हमारा है तो अब कोई फ्रॉड हो ही नहीं सकता. ये जनवरी 25 की एग्जाम का क्वेश्चन है, ये 24 नहीं 25 है. ठीक है, अब आते हैं मॉडल टेस्ट पे. अब एग्जाम क्वेश्चन खत्म हो गए, अब नाउ वी आर एट मॉडल टेस्ट. द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 315 इज टू आइडेंटिफाई एंड असेस आरओएमएम at FS level and assertion level. Which specific activities an auditor is required to perform for the purpose of identifying and assessing ROMM? ROMM आइडेंटिफाई करने के लिए और असेस करने के लिए बताइए क्या क्या ऑडिटर परफॉर्म करेगा. सीधी बात, दो बकवास. फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग ROMM, द ऑडिटर शैल क्या करना है? पहला, आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग रेलेवेंट कंट्रोल दैट रिलेट टू द रिस्क. ठीक है, and by considering the classes of transaction, account balances and disclosure in the FS. सबसे पहले क्या बोल रहा है कि जब आप एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, एंटिटी के एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, उसके इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, ठीक है, उसके क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, यही टाइम पे रिस्क को आइडेंटिफाई करो. ठीक है. दूसरा, असेस द, अब यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, अब जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया उसको करो असेस. असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क and evaluate whether they relate more pervasively to the FS as a whole and potentially affect many assertions. Evaluate करके देखो कि वो जो रिस्क है क्या वो बहुत सारे assertions को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या वो पूरे FS as a whole को अफेक्ट कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा आपको. तो assess the identified risk
एंड इवेल्युएट वेदर दे रिलेट मोर परवेसिवली, क्या वो मोर परवेसिवली रिलेट करते हैं एफएस एज अ होल को, या पोटेंशियली बहुत सारे असर्शंस को अफेक्ट करते हैं। थर्ड है रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग एट द असर्शन लेवल, टेकिंग अकाउंट ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंड्स टू टेस्ट। फिर आपको क्या करना है, जो आइडेंटिफाइड रिस्क है उसको रिलेट करना है कि भाई ये जो रिस्क है इससे क्या क्या गलत हो सकता है कंपनी में, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है, क्योंकि रिस्क तो रिस्क है, एक्चुअल में हुआ क्या नहीं। भाई सर तिजोरी है, ताला खुला है, चोरी हुई क्या नहीं, रिस्क है कि चोरी हो जाएगी। तो रिलेट द आइडेंटिफाइड रिस्क टू व्हाट कैन गो रॉन्ग, कि क्या गलत जा सकता है असर्शन लेवल पे, टेकिंग अकाउंट ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंड्स टू टेस्ट। ठीक है, जो भी कंट्रोल्स ऑडिटर टेस्ट करने वाला है उसको ध्यान में रख के देखो कि ये कंट्रोल्स कितनी हद तक रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली क्या क्या गलत हो सकता है। कंसीडर द लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट, मिसस्टेटमेंट के चांसेस देखो कि कितने क्या क्या मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट एंड वेदर द पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट इज ऑफ अ मैग्नीट्यूड दैट कुड रिजल्ट इन अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि जो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट है जो हो सकता है, क्या उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है कि वो एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो ये 4 प्रोसेस के थ्रू आप आरओएमएम का डेफिनेटली असेसमेंट करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। Given below is a table containing column number A and column B. Column A contains description of certain controls in an automated environment. Complete column B by stating appropriate type of control. आपको column B भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे description of control in automated environment में क्या कंट्रोल लगा है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, और आपको बताना है ये कौन से तरीके का कंट्रोल है, टाइप ऑफ कंट्रोल क्या है। देखते हैं, हमने पढ़ा था जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स मतलब जो सारे एप्लीकेशन को ओवरऑल पूरे सिस्टम को प्रोग्राम को लागू होते हैं। रीजनेबलनेस चेक ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। कंट्रोल्स ओवर डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशन तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को लगते हैं, राइट, है ना। नेटवर्क ऑपरेशन मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी, लैन वगैरह वो सब चीजें, ठीक है। तो ये तो एक एप्लीकेशन को नहीं सारे एप्लीकेशन को लगती है। मान लो वाईफाई, मान लो इंटरनेट आपके मोबाइल का, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप चलता है क्या, नहीं, सब कुछ चलता है, हर एक इंटरनेट इनेबल्ड एप्लीकेशन चलेगा उसके ऊपर, करेक्ट है। तो वो जनरल आईटी कंट्रोल हो गया। कंट्रोल्स ओवर द एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, एप्लीकेशन सिस्टम का डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, ठीक है। इसके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो डेफिनेटली जनरल आईटी कंट्रोल रहेंगे, क्योंकि आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, आप खुद की वेबसाइट बना रहे हो, राइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट बनाते वक्त जो कंट्रोल लगते हैं वो तो जनरल आईटी कंट्रोल्स हुए ना। प्रोग्राम चेंज कंट्रोल, कंपनी में किसी भी प्रोग्राम में अगर कोई चेंज करना है तो उसको लेके जो कंट्रोल्स है वो क्या रहेंगे, जनरल आईटी कंट्रोल, क्योंकि वो स्पेसिफिक किसी एप्लीकेशन को लेके कंट्रोल नहीं है, इसलिए रीजनेबल नेक्स्ट चेक जो है वो एप्लीकेशन कंट्रोल है। क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर इज अ comprehensive series of questions concerning internal control. A company is engaged in the business of manufacturing of chemicals. It has 2 plant locations. City A में एक है और City B में एक है. Building at 3 locations is owned by the company. The company earns a handsome profits and does not want to suffer losses due to business interruptions. It has a dedicated department for looking after insurance matter. As an auditor, prepare an internal control questionnaire concerning this department for obtaining staff response. आपको क्या करना है, आपको इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर डेवलप करना है। इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर, ठीक है, क्या क्या है। पहला, आर कॉम्पिटिटिव कोड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट इंश्योरेंस। देखो कंपनी से यहाँ पे क्या बोला है उसने कि उसका एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, ठीक है, इंश्योरेंस मैटर्स देखने के लिए। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास में बहुत सारे एसेट्स है, दो सिटी में तो 2 केमिकल प्लांट्स हो गए, यस, और उसके अलावा 3 बिल्डिंग और है। अब कंपनी को डर है कि मेरे को कोई नुकसान ना हो जाए, इसके लिए कंपनी ने एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट बनाया है, और आपको इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को लेके एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर बनाना है। पहला क्या बोलेंगे आप कि क्या आपने कॉम्पिटिटिव कोड्स ऑब्टेन किए डिफरेंट इंश्योरेंस से, कि डायरेक्टली गया और एचडीएफसी बैंक से इंश्योरेंस ले लिया। इज कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर ऑब्टेन्ड फॉर फायर, फ्लड, बर्गरी, अर्थक्वेक रिस्क एटसेट्रा। क्या आपने इंश्योरेंस कवर ऐसा परचेज किया है जो कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसमें अर्थक्वेक से होने वाले नुकसान, फायर से होने वाले नुकसान, फ्लड से होने वाले नुकसान भी कवर्ड है। आर ऑल 3 लोकेशंस इन सिटी ए एंड बी कवर्ड। सिटी ए और बी की तीनों लोकेशंस कवर्ड है या नहीं है, या तो ऐसा हो कि एक आधा लोकेशन आपने छोड़ दिया है। आर ऑल एसेट्स कंसिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेंटरीज कवर्ड। सारे एसेट्स कवर कर लिया आपने, बिल्डिंग, पीएनएम,
इन्वेंट्री, सारे एसेट्स कवर कर लिए हैं। इज देयर एन एडिक्वेट प्रोसीजर टू एंश्योर दैट एसेट्स एक्वायर्ड बिटवीन टू रिन्यूअल डेट्स आर आल्सो कवर्ड बाय इंश्योरेंस। ठीक है, जो जो एसेट आपने रिन्यूअल डेट्स के बीच में अगर आपने कुछ परचेज किए हैं तो वो भी कवर है कि नहीं है, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट आपका है या नहीं है, कुछ प्रोसीजर है या नहीं है। तो अभी तक हमने सिंपल सा पढ़ा कि आपने कॉम्पिटिटिव कोर्स लिए क्या, चलो लिए। फिर हमको ये बताइए कि आपने सारे एसेट्स कवर किए क्या, आपने सारी बिल्डिंग्स कवर किए क्या तीनों सिटी के अंदर की, है ना, आपने अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह इन सबसे होने वाले नुकसान को भी कवर किया है कि नहीं किया। फिर हमने देखा इज देयर एन ऑफिशियल हु डिसाइड्स ऑन वैल्यू फॉर विच पॉलिसीज आर टेकन। क्या कोई ऑफिशियल है आपकी कंपनी में जो डिसाइड करता है कि कितने वैल्यू का इंश्योरेंस लेना है। डज ऑफिसर हु डिसाइड्स ऑन पॉलिसी वैल्यू रिव्यू पीरियोडिकली एडिक्वेसी ऑफ इंश्योरेंस कवर। जो ऑफिसर पॉलिसी का वैल्यू डिसाइड कर रहा है, क्या वो पीरियोडिकली इंश्योरेंस कवर को रिव्यू करता है कि वो कहीं हमको इंश्योरेंस कवर बढ़ाना तो नहीं पड़ेगा। इज लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस कवर टेकन, है ना, लॉस ऑफ प्रॉफिट मतलब किसी साल अगर आपका प्रॉफिट कम हो गया तो उसके लिए भी इंश्योरेंस मिलता है कि अगर आपका प्रॉफिट कम हुआ तो वो जो कम हुआ प्रॉफिट है उसको इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट करके आपको देती है। हैव देयर बीन एनी इंस्टेंसेस ऑफ रिजेक्शन ऑफ क्लेम, क्या पास्ट में कभी या प्रेजेंट में कभी कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है क्या। आर पेंडिंग क्लेम्स फॉलोड अप विद इंश्योरर्स, इंश्योरर्स से आपने पेंडिंग क्लेम्स जो आपके डाल रखे हैं क्या फॉलो अप किए या नहीं किए। ये एक इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन है, आप जरूर पूछोगे इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज से। क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल is a continuous dynamic process of gathering, updating and analyzing information throughout the audit. The understanding establishes a frame of reference within which auditor plans the audit and exercises professional judgment throughout the audit. State few areas in which such understanding is helpful to the auditor. बात कहीं की कर रहा है वो एंटिटी के और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो आप ऑब्टेन करते हो एज पर ऐसे 315, बताइए फ्यू एरियाज बताइए जहां पे ये अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी। पहला, आरओएम असेस करने में, अरे ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा ना अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले ही, है ना, कि आपको रिस्क आइडेंटिफाई करना है थ्रू आउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो डेफिनेटली आरओएम असेस करने के लिए हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। दूसरा, मटेरियलिटी स्टेट करने में हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। कंसिडरिंग द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, सही अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट हुई है, सही अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई है, इसके लिए भी हमें एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। आइडेंटिफाइंग एरियाज वेयर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन मे बी नेसेसरी, ऐसी कौन सी एरिया है जहां पे स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन जरूरी है, ऑडिटर का स्पेशल ध्यान जरूरी है, वो भी हमें अंडरस्टैंडिंग से मिलेगा। डेवलपिंग एक्सेप्शंस फॉर यूज व्हेन परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है, जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो वो टाइम पे एक्सेप्शंस क्या होंगे, ठीक है, जैसे कि कौन से फिगर को, मान लो डेट इक्विटी 1:1 है, ठीक है, और डेट इक्विटी मान लो 1:4 हो जाए तो उसको एक्सेप्शन कहा जाएगा क्या, उसको नॉर्मल कोर्स ऑफ सिनेरियो कहा जाएगा। तो एक्सेप्शन डेवलप करने के लिए भी आपको एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। इवेल्युएटिंग द सफिशिएंसी and appropriateness of audit evidence obtained such as the appropriateness of assumptions and of management's oral and written representations, आपने जो भी एविडेंस ऑब्टेन किया है या मैनेजमेंट ने आपको जो भी रिटन रिप्रेजेंटेशन दिया है वो एडिक्वेट है या नहीं है, ये समझने के लिए भी आपको, जब आप ये इवैल्यूएट कर रहे हो इसमें भी आपको एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग काम आएगा। तो ये 6 चीजों में आपको एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग काम आता है, ठीक है। आरओएमएम, मटेरियलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, उसके अलावा स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, उसके अलावा अपना ऑडिट एविडेंस, रिटन रिप्रेजेंटेशन, उसके अलावा एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करते वक्त एक्सेप्शंस को डिफाइन करने में भी, एक्सेप्शंस को एक्सपेक्टेशन को डेवलप करने में भी हमें एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग काम आएगा, ठीक है। डन, ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किए अपने रेगुलर लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 17, Auditor of Sunshine Limited is of the view that due to greater management intervention to specify accounting treatment, the ROMM is greater for non-routine transaction. Is the view of auditor correct? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला उसने कि कुछ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि किसी कंपनी को एक्वायर करना, फायर लग जाना, ऐसे ट्रांजेक्शन जो रूटीन नहीं है, इसके लिए, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए अकाउंटिंग एंट्रीज क्या रहेगी, इसमें मैनेजमेंट की बहुत दखल अंदाजी है। तो ऑडिटर का ये मानना है कि मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा होने के कारण रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो जाता है कि कहीं मैनेजमेंट फ्रॉड के चक्कर में तो नहीं है।
तो ऑडिटर का व्यू करेक्ट है क्या? पहला चीज, स्पेसिफाई अदर मैटर्स ड्यू टू विच आरओएमएम इज ग्रेटर फॉर सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन। और एग्जांपल्स दीजिए कि सिग्निफिकेंट नॉन रूटीन ट्रांजेक्शंस के लिए कौन से ऐसे एग्जांपल्स रहेंगे जहां पे आरओएमएम को ज्यादा कहा जाएगा। तो पहला तो सिंपल है, ग्रेटर मैनेजमेंट इंटेंशन टू स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। सेकंड, ग्रेटर मैनुअल इंटरवेंशन फॉर डेटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग। डेटा कलेक्शन में और डेटा को प्रोसेस करने में मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है। जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा है वहां पे मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि एरर ह्यूमन से ज्यादा होते हैं रादर देन मशीन से। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का। और नेचर ऑफ नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन का नेचर क्या है? फायर है, आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया वैसा है। जो भी नेचर है नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन का, उसके कारण भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए ये जो हमने ऑडिटर ने बोला है उसका व्यू करेक्ट है कि ये चार चीजों में नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन के केस में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हर बार ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, while conducting audit of Zena Limited, CAE is trying to obtain understanding of different components of internal controls of the company। CAE क्या कर रहा है? Internal controls के different components की understanding ले रहा है। Such an understanding is necessary and is required to be documented in accordance with standards and auditing. In this context, how he shall obtain understanding of the risk assessment process of the company and how is this understanding important for the auditor। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कंपनी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में उसको जानकारी लेनी है। दूसरा, ये जानकारी ऑडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। CAE, the auditor of Zena Limited, shall obtain an understanding of whether the entity has a process for identifying business risk relevant to the financial reporting objectives। उसको क्या देख, किस चीज के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है, किस चीज के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। पहला, कि क्या कंपनी कौन से बिजनेस रिस्क है जो कंपनी को हर्ट करने वाले हैं, उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को हर्ट करने वाले हैं, उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए रेलेवेंट है। तो ऐसे बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, आइडेंटिफाइंग बिजनेस रिस्क रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, एस्टिमेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्क। इन रिस्क जो हमने आइडेंटिफाई किए इनका सिग्निफिकेंस क्या है, असेसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ देयर ऑकरेंस, कितनी लाइक्लीहुड है कि ये रिस्क एक्चुअली ऑकर हो जाएगा, एक्चुअली ये रिस्क रियलिटी में बदल जाएगा। डिसाइडिंग अबाउट द एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क, और क्या एक्शंस हम लेंगे इन रिस्क को एड्रेस करने के लिए। ठीक है, द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज्ड। If that process is appropriate, it would assist the auditor in identifying ROMM. Risk can arise or change due to factors such as new technology, new business models, product activities, change in operating environment, etc. Whether the entity's risk assessment process is appropriate to the circumstances is a matter of judgment। कि उसका RAP बराबर है या नहीं है, ठीक है, ये जजमेंट है ऑडिटर का, ये इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर हम नहीं दे सकते। ठीक है, डन। तो इस तरीके से जब आप एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस देख रहे हो तो आपको ये चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि आपको उसका बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करना है, कितना सिग्निफिकेंस है वो देखना है, लाइक्लीहुड उसके ऑकरेंस क्या है, और क्या एक्शंस हम लोग लेंगे उस रिस्क को एड्रेस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, CDE प्राइवेट लिमिटेड, a manufacturing company, had made investments in shares of some blue chip companies. Additionally, it had temporarily deposited some of its extra funds in FDs with a scheduled bank। ठीक है, अभी तक क्या देखा हमने कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है और जो एक्स्ट्रा फंड्स बच गए वो एफडी में डाल दिया। डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1.8 lakhs, net of TDS रुपीज 20.2 lakhs and bank interest of 2.70 lakhs, net of TDS of rupees 0.30 lakhs were credited in a bank account of the company। कंपनी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे। ड्यूरिंग द ईयर 23-24 it has also sold some shares resulting in net gain of rupees 5 lakhs। Company has shown above incomes under the head other income for a consolidated amount of rupees 9.5 lakhs in the statement of P&L। No other information is furnished in the financial statements put up for the audit। As the auditor of the company discuss whether the opposition constitutes a misstatement in the FS of the company, also state few examples of misstatement। आपको बताना है कि क्या ये जो हुआ है ऊपर ये मिसस्टेटमेंट है, नंबर 1, और मिसस्टेटमेंट के कुछ एग्जांपल आपको बताना है। तो हुआ क्या था पहले वो देखते हैं।
कंपनी को डिविडेंड कितना मिला, 1.8 लाख का मिला, ठीक है। ये मिला नेट ऑफ टीडीएस, टीडीएस कितना है, 0.20 लाख का टीडीएस है, ठीक है। ये उसको मिला नेट ऑफ टीडीएस, लेकिन उसको तो ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि टीडीएस काटा है नहीं काटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकम तो है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में बैंक इंटरेस्ट मिला 2.7 प्लस 2.7, ये भी नेट ऑफ टीडीएस मिला 0.30 लाख का, मतलब ये भी 3 लाख लिखना पड़ेगा अपने को। तो ये हो गया ऑलरेडी 5 लाख, ये हो गया ऑलरेडी 5 लाख। फिर उसने कुछ शेयर्स बचे और शेयर से भी उसको 5 लाख का गेन हुआ, ठीक है। और उसने कितना दिखाया, 9.5 लाख दिखाया। दिखाना कितना चाहिए था, 10 लाख रुपए, दिखाया कितना, 9.5। देखते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने 10 लाख का टोटल किया है, यस, ठीक है। मिसस्टेटमेंट रेफर्स, अब मिसस्टेटमेंट होता क्या है, मिसस्टेटमेंट रेफर्स टू अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर। अमाउंट हो कोई, या कोई प्रेजेंटेशन हो, या कोई डिस्क्लोजर हो, ठीक है, ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द आइटम इन अकॉर्डेंस विद एएफआरएफ। एएफआरएफ के हिसाब से क्या अमाउंट होना चाहिए था, और एंटिटी के रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका अमाउंट क्या है। रिपोर्टेड में अमाउंट 10 लाख है, एएफआरएफ के हिसाब से 9.5 होना चाहिए था। इन द गिवन सिचुएशन ये पूरा केस दिया हुआ है। फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3 अदर इनकम शैल बी क्लासिफाइड इन द अबव सिचुएशन एज फॉलोज। इंटरेस्ट इनकम 3 लाख, डिविडेंड इनकम 2 लाख, नेट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख। फ्यू एग्जांपल ऑफ मिसस्टेटमेंट्स क्या है, पहला, चार्जिंग ऑफ एन आइटम ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू। सबसे पहला एग्जांपल है कि आपने कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंस को रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस में दिखा दिया। डिफरेंस इन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइटम vis-a-vis इट्स रिक्वायरमेंट इन एएफआरएफ। एएफआरएफ में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एक डिफरेंट डिस्क्लोजर आपने एफएस में कर दिया, ये भी मिसस्टेटमेंट का एक प्रकार है। सिलेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी, गलत अकाउंटिंग पॉलिसी का आपने सिलेक्शन और एप्लीकेशन कर दिया। डिफरेंस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑफ एफएस आइटम vis-a-vis इट्स अप्रोप्रिएटनेस इन एएफआरएफ। अकाउंटिंग एस्टीमेट जो आपने लिया है उस एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्सेस जो आपने लेना चाहिए था एज पर एएफआरएफ, वो दोनों में फर्क है। इंटेंशनल बुकिंग ऑफ फेक एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पीएनएल में आपने जानबूझ के डुप्लीकेट, फेक, बेकार, नकली खर्चे डाले हैं। ओवरस्टेटिंग ऑफ रिसीवेबल्स इन द एफएस बाय नॉट राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट्स, जो डेट्स आपको रिकवरेबल नहीं है, इररिकवरेबल है, उनको आप जानबूझ के राइट ऑफ नहीं कर रहे हो ताकि आपका डेटर्स बढ़ावा दिखे। ओवरस्टेटिंग और अंडरस्टेटिंग ऑफ इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज का ओवरस्टेट करना या अंडरस्टेट करना, ये भी एक मिसस्टेटमेंट का एग्जांपल है। तो ये कुछ एग्जांपल दिए उन्होंने मिसस्टेटमेंट के। क्वेश्चन नंबर 20, CAY, statutory auditor of the company, is in process of determining materiality for FS while planning audit. Since materiality is a matter of professional judgment and is affected by auditor's perception of the financial information needs of users of the FS, he is reasonably making certain assumptions about users of FS. ठीक है, वो क्या कर रहा है, मटेरियलिटी सेट कर रहा है कि मेरे ऑडिट के लिए मटेरियलिटी क्या होगी। अब उसको पता है मटेरियलिटी तो प्रोफेशनल जजमेंट है, कोई फिक्स आंकड़ा तो आईसीआई ने दिया नहीं है। तो मटेरियलिटी लगाते वक्त, ठीक है, वो कुछ assumptions ले रहा है, वो कुछ assumptions ले रहा है अबाउट द यूजर्स ऑफ द एफएस, क्योंकि यूजर्स ऑफ द एफएस को के इंफॉर्मेशन की नीड को देखते हुए ही हम लोग मटेरियलिटी सेट करते हैं। तो वो assumption लेता है अबाउट द यूजर ऑफ द एफएस, which reasonable matters are likely to be assumed by him in respect of users। अब वो यूजर्स को लेके क्या क्या assumptions वो बना सकता है, ठीक है। पहला कि यूजर को रीजनेबल नॉलेज है बिजनेस का एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एंड अकाउंटिंग का। जो भी यूजर है एफएस का, उसको अकाउंटिंग का रीजनेबल नॉलेज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रीजनेबल नॉलेज है और बिजनेस का रीजनेबल नॉलेज है। एंड अ विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन इन द एफएस विद रीजनेबल डिलीजेंस, ठीक है। एफएस में जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको रीजनेबल डिलीजेंस से पढ़ने की उसकी इंटेंशन भी है, जो एनुअल रिपोर्ट आई और कल्चर के डब्बे में गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड द एफएस आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड टू लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी, और यूजर ये समझता है कि एफएस जो प्रिपेयर हुआ है, प्रेजेंट हुआ है और ऑडिट हुआ है, ये मटेरियलिटी के लेवल्स को ध्यान में रखे हुआ है। Recognize the uncertainties inherent in the measurement of amounts based on use of estimates, judgment and consideration of future events, ठीक है। वो रिकॉग्नाइज करता है कि कुछ अमाउंट्स, कुछ एस्टिमेट्स की इनहेरेंट लिमिटेशंस है, इनहेरेंट अनसर्टेनिटीज है कि हो सकता है फ्यूचर में वो अमाउंट कुछ और मिले, क्योंकि हमने तो अभी एक जजमेंट बनाया है। तो रिकॉग्नाइज करता है अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट, ठीक है, जो भी अनसर्टेनिटीज है जो इनहेरेंट है अमाउंट्स के मेजरमेंट में, ठीक है, उसके एस्टिमेट्स के यूज में, उसके जजमेंट के यूज में, मतलब जो भी जजमेंट मैनेजमेंट बना रहा है, जो भी जजमेंट ऑडिटर ले रहा है, ये सब इनमें एक इनहेरेंट वीकनेस है कि इनमें इनहेरेंट एक अनसर्टेनिटी है कि हम तो ये एस्टिमेट कर रहे हैं
हो सकता है फ्यूचर में अमाउंट कुछ और हो, क्योंकि हम जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल बनाते हैं दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट एन एस्टिमेट, राइट। हो सकता है कि वो हमको फ्यूचर में जाके 10% क्या पूरा की पूरा अमाउंट डूब जाए, हमको दे नहीं, राइट। तो यूजर ये भी समझता है कि कुछ अमाउंट्स में, कुछ एस्टिमेट्स में, सब में इनहरेंट अनसर्टेनिटी है। मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, यूजर जो है वो रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द एफएस, एफएस में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन बनाता है। Question number 21. SA 330 states that auditor shall design and perform test of controls to obtain sufficient appropriate audit evidence as to the operating effectiveness of relevant controls. ठीक है। ऐसे 330 क्या बोलता है कि ऑडिटर को टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाना चाहिए ये देखने के लिए कि जो कंट्रोल्स कंपनी में ऑपरेट कर रहे हैं वो बराबर डिजाइन है और पूरे साल थ्रू आउट द ईयर उन्होंने ऑपरेट किया है। ब्रीफली डिस्कस्ड व्हेन सच टेस्ट आर टू बी डिजाइन्ड एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद एसए 330, कब लगानी है आपको ये? If an auditor intends to place greater reliance on effectiveness of control, state its likely effect on audit evidence to be obtained as a result of such test of controls. बोल रहे अगर ऑडिटर चाहता है कि वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पे, अगर ऑडिटर चाहता है कि वो कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस पे ज्यादा से ज्यादा रिलाय करे, तो बताइए उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को लेके एविडेंस कितने इकट्ठा करने पड़ेंगे। Why a higher level of assurance may be sought by an auditor about the operating effectiveness of control, और कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के ऊपर हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑडिटर को क्यों चाहिए होगा वो बताइए। 3 क्वेश्चन पूछे। द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एविडेंस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स व्हेन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना, कि कब उसको ये टेस्ट लगाने चाहिए, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कब लगाने चाहिए। पहला, the auditor's assessment of ROMM at the assertion level includes an expectation that the controls are operating effectively. अगर उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि assertion level पे कंट्रोल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, ये उसका अजम्पशन है। अगर ये अजम्पशन उसका है, ये उसका असेसमेंट है, तो उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाना चाहिए ताकि उसका उसका जो थॉट प्रोसेस है वो वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई कंट्रोल्स बराबर है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस को चेक करना होता है। तो ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ ROMM एट द असर्शन लेवल इंक्लूड्स, ऑडिटर का जो ROMM का असेसमेंट है उसमें वो इंक्लूड करता है कि एक एक्सपेक्टेशन इंक्लूड करता है कि मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि कंट्रोल्स जो लगे हैं वो सही है, वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। या फिर सब्सटेंसिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस, सिर्फ सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगाने से हमें एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पाएगा, ये हमें लग रहा है। ठीक है, तो फिर इन दैट केस आल्सो आपको कंट्रोल्स पे रिलाई करना पड़ेगा एंड हेंस आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ज्यादा चेक करने पड़ेंगे। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑडिटर शैल ऑब्टेन more persuasive audit evidence, the greater the reliance auditor places on effectiveness of control. जितना ज्यादा वो कंट्रोल्स के ऊपर अपना रिलायंस प्लेस कर रहा है ऑडिटर कि ये कंट्रोल इफेक्टिव है, जितना ज्यादा वो अपना उस पर रिलायंस प्लेस कर रहा है उतने ही ज्यादा उसको ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। A higher level of assurance may be sought about the operating effectiveness of control when the approach adopted consists primarily of test of controls. आपको ज्यादा लेवल ऑफ अश्योरेंस कंट्रोल से कब चाहिए? जब आपका पूरा ऑडिट डिपेंडेंट है टेस्ट ऑफ कंट्रोल से, मतलब आप सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर कम से कम लगाने वाले हो। इन पर्टिकुलर वेयर इट इज नॉट पॉसिबल और प्रैक्टिकेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ओनली फ्रॉम सब्सटेंसिव प्रोसीजर, और स्पेसिफिकली उस केस में जब आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर से सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाओगे, वो टाइम तो आपको डेफिनेटली एक हायर लेवल ऑफ एश्योरेंस चाहिए रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस सही तरीके से ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22. KRN Associates, an auditor of FDP Limited, observed that the company has implemented various various internal controls addressing financial reporting, operational efficiency, and compliances during their preliminary evaluation. CA Karan suggests that all controls should be assessed to mitigate the ROMM in the financial statements, while CA Rajat is of the view that only those controls deemed relevant to the audit should be assessed based on professional judgment. ठीक है, अब दो अलग अलग व्यू है। सीए करण क्या बोल रहा है कि कंपनी के सारे कंट्रोल्स को आपको असेस करना चाहिए, ठीक है, और सीए रजत क्या बोल रहा है कि सिर्फ उन कंट्रोल्स को आपको असेस करना चाहिए जिनका हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ इंपैक्ट है या ऑडिट के लिए वो रेलेवेंट है। ठीक है, कमेंट वेदर द ऑडिटर शुड असेस ऑल द इंटरनल कंट्रोल्स या फिर उसको अपना असेसमेंट लिमिट करना है ओनली टू दोस कंसीडर्ड रेलेवेंट बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट। जो ऑडिटर को ऑडिट के दौरान रेलेवेंट लगे सिर्फ उतने तक ही उसको सीमित रखना है या उसको सारे कंट्रोल्स चेक करने हैं।
Auditors shall also discuss the factors influencing the auditor's judgment on the relevance of controls. क्या factors है जो auditor का judgment affect करते हैं कि control कितना relevant है और कितना relevant मेरे लिए नहीं है. So there is a direct relationship between an entity's objective and the control it implements to provide reasonable assurance about their achievement. बोलता है सबसे पहली बात तो ये समझो कि एंटिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, आपकी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, उसका और जो कंट्रोल उसने इंप्लीमेंट किए है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है. क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो कंट्रोल वैसा ही इंप्लीमेंट करेगी कि उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो. एफडीबी लिमिटेड हैज इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल्स एड्रेसिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कंप्लायंस. ये तीनों चीजों को लेके उसने इंटरनल कंट्रोल लगाया. एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब सीए से रिलेटेड चीजें, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब कितना माल डाल रहे हैं, कितना माल निकल रहा है, ठीक है, एंड कंप्लायंस मतलब सारे लॉज एंड रेगुलेशन से कंपनी कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है. ये तीनों सेगमेंट में उसने इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं. However, not all of these objectives and controls are relevant to the auditor's risk assessment. ऑडिटर के रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रखेंगे तो ये सारे कंट्रोल्स उसके लिए रेलेवेंट नहीं है. अब क्या फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कंट्रोल ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है और कौन से कंट्रोल रेलेवेंट नहीं है. पहला है मटेरियलिटी, कि आपने मटेरियलिटी क्या सेट करी है. दूसरा है कि सिग्निफिकेंस क्या है रिलेटेड रिस्क का, एंटिटी का साइज क्या है, एंटिटी के बिजनेस का नेचर क्या है. ठीक है, ये हम क्या देख रहे हैं कि कौन से ऐसे मैटर है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा कंट्रोल रेलेवेंट है और कौन सा कंट्रोल रेलेवेंट नहीं है. डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटीज ऑपरेशन, एंटिटी के ऑपरेशन का डाइवर्सिटी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एप्लीकेबल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, सर्कमस्टेंसेस एंड एप्लीकेबल कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या कंपोनेंट्स है इंटरनल कंट्रोल के, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम्स, ठीक है, दैट आर पार्ट ऑफ द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल. एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल में जो सिस्टम्स है, जो भी सिस्टम है, उनका नेचर क्या है और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. Whether and how a specific control individually or in combination with others prevents, detects and corrects multiple misstatement. कैसे एक कंट्रोल इंडिविजुअली या फिर दूसरे कंट्रोल के साथ मिलके मिसस्टेटमेंट को कैसे प्रिवेंट करता है. In the given case, CA Karan suggests that all controls should be assessed to mitigate the risk of material misstatement in the financial statements. While CA Rajat is of the view that only those controls deemed relevant to the audit should be assessed based on professional judgment. Based on the factors above mentioned, it can be concluded that auditors should assess only those controls deemed relevant to mitigate the ROMM. सिर्फ वही कंट्रोल्स आपको चेक करने हैं जो आपको लगता है कि वो ROMM को मिटिगेट कर सकते हैं, वही कंट्रोल्स आपको चेक करने हैं. तो वो फैक्टर्स क्या है, वो फैक्टर्स यहाँ पे आपको क्या क्या चीज देखनी है. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि कौन से कंट्रोल्स ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है और कौन से रेलेवेंट नहीं है, ये जानने के लिए क्या मैटर्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा, तो ये सारे मैटर्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा. ठीक है, मटेरियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिलेटेड रिस्क, एंटिटी का साइज क्या है ना, एंटिटी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, डाइवर्सिटी क्या है उसके ऑपरेशंस की, और उसको लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या लगता है. राइट, तो ये लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है. क्या फैक्टर्स रेलेवेंट है ऑडिटर के जजमेंट के लिए अबाउट वेदर अ कंट्रोल, कि क्या कोई कंट्रोल मेरे लिए रेलेवेंट है ऑडिट में या नहीं. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 23. When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of a control, it may be appropriate to increase the extent of testing of control as well as the degree of reliance on controls. जब आपको ज्यादा persuasive audit evidence चाहिए, एक कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को लेके आपको ज्यादा persuasive audit evidence चाहिए, ज्यादा concrete audit evidence चाहिए, तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आप टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल बढ़ा दो. Discuss the matters auditor may consider in determining the extent of test of control. कितने extent तक मेरे को test of controls लगाना है, कितने extent तक मेरे को test of controls लगाना है, ये कंसीडर करते वक्त क्या मैटर्स ऑडिटर ध्यान में रखेगा. पहला, द फ्रीक्वेंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पूरे साल में कितने फ्रीक्वेंसी से ये कंट्रोल परफॉर्म हो रहा है. द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल. ऑडिट पीरियड के टाइम पे कितने समय तक ऑडिटर उस कंट्रोल पे रिलाई कर रहा है, उस कंट्रोल की इफेक्टिवनेस पे रिलाई कर रहा है. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कंट्रोल का क्या है. ठीक है, कितना कंट्रोल डेविएट करेगा अपने एक्चुअल ऑपरेशंस में, जैसा प्लान था कि वो ऐसे काम करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन है कंट्रोल का. द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एट द असर्शन लेवल. कितना रिलायबल ऑडिट एविडेंस आपको चाहिए इस इस कंट्रोल को लेके, कितना रेलेवेंट और कितना रिलायबल एविडेंस आपको चाहिए. द एक्सटेंट टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू
अच्छा, कितने एक्सटेंट तक आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, ठीक है, रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ अदर दूसरे कंट्रोल्स को लेके आपको कितने एक्सटेंट तक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो ये कुछ मैटर है जो हमको देखना है कि कितने एक्सटेंट तक हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को चेकिंग करनी है, ठीक है। डिस्कस द मैटर द ऑडिटर में कंसीडर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, कितने एक्सटेंट तक हमें टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाना है किसी भी कंट्रोल की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, क्या मैटर्स हमें ध्यान में रखने हैं ये डिटरमाइन करते वक्त कि इनको कितने एक्सटेंट तक टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करना है किसी भी इंटरनल कंट्रोल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, नॉलेज ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब ऐसे लिखा हुआ है। The auditors shall obtain an understanding of the relevant industry, regulatory and other external factors including the AFRF substantiate with the help of examples। ऐसे 315 का क्वेश्चन है, ठीक है। As per ऐसे 315, identifying and assessing ROMM through understanding of the entity and its environment, the auditor shall obtain an understanding of the relevant industry, regulatory and other external factors including the AFRF। relevant industry factors include industry conditions such as the competitive environment क्या है, supplier कौन है, customer relationship क्या है, etc। अब कुछ एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर मे कंसीडर include market and competition, whether entities engaged in seasonal activities, product technology relating to entity's product, the industry in which the entity operates may give rise to specific risk of material mistreatment arising from the nature of the business or the degree of regulation। किस इंडस्ट्री में क्लाइंट ऑपरेट करता है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या स्पेसिफिक रिस्क ऑफ मेटल मिसट्रीटमेंट हो सकते हैं। रेलेवेंट रेगुलेटरी फैक्टर्स आपको देखने हैं, इंक्लूडिंग द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अमंग अदर मैटर्स एएफआरएफ, है ना, क्या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कंपनी को लागू होता है। एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर मे कंसीडर इंक्लूड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है फॉर रेगुलेटेड इंडस्ट्री, लेजिस्लेशन क्या है, एंड रेगुलेशन दैट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एंटिटीज ऑपरेशन। ऐसे कोई रेगुलेशंस है क्या जो एंटिटी के ऑपरेशन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग डायरेक्ट सुपरवाइजरी एक्टिविटीज, टैक्सेशन क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, एटसेट्रा। एग्जांपल्स ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंटिटी दैट द ऑडिटर मे कंसीडर इंक्लूड जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसिंग क्या है, एंड इन्फ्लेशन क्या है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि हम जब ऐसे 315 के हिसाब से जब हम क्लाइंट का क्लाइंट के एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं तो हम देखते हैं कि ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है कि क्लाइंट कौन सी इंडस्ट्री में है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट क्या है, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है। तो कुछ एग्जांपल्स आप बताइए कि क्या क्या एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे ये सब चीज की अंडरस्टैंडिंग लेते वक्त। तो हमने पहले देखा कि आप जब इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, एग्जांपल्स ऑफ मैटर्स द ऑडिटर में कंसीडर इंक्लूड मार्केट कंडीशन देखोगे, है ना, और सीजनल एक्टिविटीज, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा। फिर हमने रेगुलेटरी फैक्टर्स में देखा कि इसमें एएफआरएफ की बात करी है। फिर हमने देखा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करी है, ठीक है, जो ऑडिटर कंसीडर करेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, इंडस्ट्री की प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। उसके बाद में कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है कि जो क्लाइंट के ऑपरेशन को अफेक्ट कर रहा है। उसके बाद में हम अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स देखेंगे, एग्जांपल्स ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। उसमें हमने बोला कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, ये सब भी आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंदी है, और चैप्टर 3, 4, 5 तीनों लेंदी है। हमारे रेगुलर बैच में ये सब चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कराया है, डिटेल में लर्न भी कराया है। तो आप रेगुलर बैच लोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और अगर आपको रिविजन वीडियो फास्ट लगेगा तो डेफिनेटली आपको एक डिटेल वीडियो देखने की ज़रूरत है। और हमने इस वीडियो को ज़रा ट्राई किया है कि क्वेश्चन बैंक का पूरा कवरेज आपको कराए, ताकि जब आप क्वेश्चन बैंक करो तो आपके लर्न करना ईजी रहे, आपको समझे कि क्वेश्चन बैंक को कैसे, क्वेश्चंस को कैसे इंटरप्रेट करना है और किस तरह ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं।